चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले प्री की बात करेंगे तो सीजीपीएससी प्री में देखते हैं। सीजीपीएससी प्री, तो सीजीपीएससी प्री में मैथ्स और रीजनिंग कहां कहां पे है, इसके अलावा सीजीपीएससी मेंस में कहां कहां पे मैथ्स और रीजनिंग आपको कवर करना है, कितना वेटेज है, प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्री में और मुख्य परीक्षा मतलब मेंस में। इसके बाद आपको समझाऊंगा कि और कहां कहां बेनिफिट मिलेगा आपको, व्यापम के एग्जाम्स में कितना वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में कहा कितना बेनिफिट मिलेगा आपको। तो सबसे पहले प्री की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको सर ने बताया भी होगा, 2 पेपर देने हैं। पेपर सेकंड जो है वो सीसेट का पेपर होगा। एक बेसिक जानकारी आपको सर ने बताई होगी। तो पेपर सेकंड पे बात करते हैं। पेपर सेकंड जो है ये है सीसेट का पेपर। सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर भी बोलते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब योग्यता परीक्षण। योग्यता परीक्षण। तो पेपर सेकंड जो है ये सीसेट का पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर योग्यता परीक्षण का पेपर भी बोलते हैं। अब देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, आप जिस भी पद के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप एग्जाम देते हैं, उस पद के लिए आप सूटेबल हैं कि नहीं हैं, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट लेना। सबसे अच्छा तरीका, आप जिस भी पद के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं, आप उस पद के लिए सूटेबल हैं या नहीं हैं, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसीलिए आप देखेंगे तो लगभग जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, सभी में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट दिखाई देगा। आप यूपीएससी की बात कर लीजिए, आप पीएससी की बात कर लीजिए, समझ आ रहा, किसी भी स्टेट पीएससी को उठा लो, आप यूपी पीएससी को उठा लो, बिहार पीएससी को उठा लो, आप एमपी पीएससी को उठा लो, सीजीपीएससी को उठा लो, आप किसी भी स्टेट पीएससी को उठा लो, यूपीएससी के एग्जाम को उठा लो, सब में एप्टीट्यूड टेस्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग में मिलेगा आपको, रेलवे में मिलेगा, एसएससी में मिलेगा, व्यापम के एग्जाम्स, सीजी व्यापम के एग्जाम्स में आपको मिलेगा एप्टीट्यूड टेस्ट। इवन आपको गेट के एग्जाम में मिलेगा, कैट के एग्जाम में मिलेगा, हर एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट भरा हुआ है। तो आप जिस पद के लिए एग्जाम देने वाले हैं, उस पद के लिए सूटेबल हैं या नहीं है, उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए। तो उसी प्रकार सीजीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका पेपर सेकंड होगा, वो आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे यहां पे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, मतलब 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा, 200 अंकों का। समय आपको 2 घंटे का दिया रहेगा। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये पेपर चलता है। प्रारंभिक परीक्षा आपको 2 पेपर देने होंगे, पहला जीएस का और दूसरा सीसेट का। मैं सेकंड पेपर की ही बात कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट पेपर के बारे में सर ने डिटेल में चर्चा की होगी। मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं। समय 2 घंटे का होगा, दोपहर में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये पेपर चलता है आपका। सही उत्तर अगर आप टिक करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। सही उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपका 0.66 माइनस हो जाएगा। 0.66 माइनस भी होगा। 1/3 माइनस मार्किंग है। तो सही के लिए 2 नंबर अगर मिल रहा है तो गलत के लिए 2 का 1/3 कितना हो जाएगा, ये 0.66 माइनस हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है। खास बात इसके बारे में आपको सर ने बताई होगी, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है ये। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। सबसे खास बात तो ये है इस पेपर के बारे में, सबसे खास बात है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर का मतलब क्या हुआ, आपको केवल सीसेट को क्वालिफाई करना है, केवल क्वालिफाई करना है। आप केवल इसको क्वालिफाई करिए, मेरिट लिस्ट में इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि क्वालिफाई करने के लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं, इनको 200 में मिनिमम 66 अंक लाना है, मतलब 33% हो गया। जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, इनको 46 अंक लाना है 200 में, मतलब 23% हो गया।
क्वालिफाइंग नेचर का मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का मतलब बच्चों को एक साल तक पता ही नहीं होता। आपको अगर आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर और सिलेबस पता होना चाहिए, तब तो तैयारी करने में आपको मजा आएगा। आप क्या पढ़ रहे हो, कौन से सेक्शन से पढ़ रहे हो, कितना वेटेज है, आपको चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपको उस एग्जाम का स्ट्रक्चर और मोटे मोटे तौर पे एक सिलेबस पता होना चाहिए। पूरा सिलेबस तो सीजीपीएससी का एक दिन में आप जान ही नहीं सकते, इतना बड़ा सिलेबस है सीजीपीएससी का। एक सप्ताह लगातार पढ़ेंगे तब भी आपको सिलेबस याद नहीं होने वाला, इतना बड़ा सिलेबस है। लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे पता तो हो कौन कौन से विषय आपको कवर करने हैं, कौन कौन से विषय कवर करने हैं। तो मैं बात यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के पेपर सेकंड की कर रहा हूं। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 200 में 66 अंक मिनिमम लेकर आना है। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी हैं तो आपको 46 अंक मिनिमम लेकर आना है। मेरिट लिस्ट जो बनेगा, प्रारंभिक परीक्षा का जो मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें पेपर 2 का नंबर ऐड नहीं होगा, पेपर 1 से बनेगा आपका मेरिट लिस्ट। ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्वालिफाइंग नेचर वाला, ये 2017 पीएससी प्री से किया गया है। 2017 पीएससी प्री से किया गया है। 2017 पीएससी प्री जिसका एग्जाम कब हुआ होगा, 2018 में। एक साल पहले का भर्ती होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो जैसे आप अगर अगले साल एग्जाम देंगे 2024 में, उसका विज्ञापन जारी कब होगा, 2023 में। तो 2024 में जो एग्जाम होगा वो कौन सा होगा, पीएससी 2023। अभी जो एग्जाम हुआ है, जिसका प्री हुआ फिर मेंस हुआ अभी जून में, तो ये पीएससी 2022 था, 23 में हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूं पीएससी 2017 से पेपर नंबर सेकंड को क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है, मतलब केवल आपको क्वालिफाई करना है। इसका मतलब समझिए क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र ए है, कोई छात्र ए है, इसका पेपर 1 में आया है 80 नंबर और पेपर 2 में आया है 120 नंबर। कोई छात्र ए है, इसने प्रारंभिक परीक्षा दी, पेपर 1 में इसके नंबर है 80 और पेपर 2 में है 120, तो इसके टोटल नंबर कितने काउंट होंगे, 80। ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का मतलब। इसके टोटल नंबर कितने काउंट होंगे, 80। केवल ये चेक किया जाएगा कि पेपर सेकंड को इसने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, तो पेपर सेकंड को इसने क्वालिफाई कर लिया है, तो इसके टोटल नंबर कितने काउंट होंगे, 80। क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा पेपर 1 से। अगर छात्र बी की बात करूं तो छात्र बी का मान लीजिए पेपर 1 में एग्जाम्पल के लिए 140 नंबर है मान लीजिए, और पेपर सेकंड में इसका 70 आया है बस, तो इसके टोटल नंबर कितने काउंट होंगे, 140। समझ पा रहे हैं बात को। पेपर सेकंड को केवल चेक किया जाएगा कि पेपर सेकंड उसने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र सी है, इसका पेपर 1 में है 70, पेपर 2 में इसका मान लीजिए 160 है, इसके टोटल नंबर कितने काउंट होंगे, 70। केवल पेपर सेकंड को चेक किया जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। छात्र डी का मान लीजिए 130 नंबर है पेपर 1 में और पेपर 2 में है 60, पेपर 2 में है 60 और ये जनरल कैंडिडेट है, प्री से बाहर हो जाएगा, सीधे सीधे प्री से बाहर, क्योंकि उसने सीसेट को क्वालिफाई किया ही नहीं है। जनरल कैंडिडेट होगा तो बाहर। अगर ये ओबीसी, एससी या एसटी है तो इसके नंबर कितने हो जाएंगे, 130। समझ आ रहा है, क्वालिफाइंग नेचर का मतलब समझा रहा हूं आपको। स्ट्रक्चर पता हो तब तो आप एग्जाम देंगे। आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है कि एग्जाम होता कैसे है, कैसे मेरिट लिस्ट बनता है, क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है, तो फिर तैयारी करने का मतलब निकलता नहीं है कुछ। तो पहले स्ट्रक्चर और सिलेबस को अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठा लो। तो मैं पेपर सेकंड के क्वालिफाइंग नेचर होने की बात कर रहा हूं, समझ आया। 2017 से ऐसा लागू किया गया है, 2017 पीएससी प्री से। 2017 पीएससी प्री से पहले, उससे पहले का एग्जाम देखेंगे तो दोनों के नंबर ऐड होते थे, मतलब छात्र ए का टोटल कितना हो जाएगा, 200। 2017 पीएससी प्री से पहले छात्र बी का टोटल कितना हो जाएगा, 210। छात्र सी का टोटल कितना, 230 हो गया। समझ आ रहा है, जिसके सबसे कम है यहां पे, उसी छात्र के 2017 पीएससी प्री से पहले सबसे ज्यादा होते, क्योंकि वहां पे दोनों के नंबर ऐड होते थे। तो 160 और 70 कितने हो गए, 230। 230 नंबर हो जाता है इसका। तो मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को एकदम एक तरफा फायदा मिल रहा था।
जो मैथ्स बैकग्राउंड के थे उनको एक तरफा फायदा मिल रहा था, वो एग्जैक्टली ऐसा ही करते थे। ये देखो ऐसा ही करते थे। पेपर 1 को जस्ट क्वालिफाई करते थे वो, 70 नंबर ले आओ, 75 नंबर ले आओ, पेपर 2 में 160, 170, 180 नंबर लाते थे और मेरिट लिस्ट में आराम से उनका नाम बनता था। आप खुद सोचो ना, 230 नंबर हो गया इसका, सबसे आगे हो गया है ये, देखा जाए तो सबसे आगे हो गया है ये, जो अभी सबसे पीछे है। तो मैथ्स वालों को एक तरफा फायदा मिल रहा था, क्योंकि अभी मैं सिलेबस बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सीसेट में मैक्सिमम जो वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का है। कुछ सालों से लैंग्वेज के वेटेज को बढ़ा दिया है, लेकिन मेनली ये मैथ्स और रीजनिंग का पेपर कहलाता है। तो मैथ्स और रीजनिंग के बच्चों को एक तरफा फायदा मिल रहा था, जिनका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग होता था, जो मैथ्स बैकग्राउंड के थे, उनको एक तरफा फायदा मिल रहा था। तो वो एक तरफा फायदा को खत्म करने के लिए ही 2017 पीएससी प्री से पेपर सेकंड को क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया। जो कट ऑफ बनता है वो किससे बनेगा? पेपर 1 से। जैसे 2017 पीएससी प्री की बात करूं, देखो 2017 से क्वालिफाई किया गया है इसको। 2017 पीएससी प्री, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ये देखिए इस साल जो पेपर हुआ वो 2022 का था। ये 6 साल हो चुके हैं, 6 बार पेपर हो चुके हैं जब से सीसेट को क्वालिफाइंग नेचर का किया गया है। अगर मैं एक मोटे मोटे तौर पे कट ऑफ की बात करूं, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होता है। 2017 पीएससी प्री में कट ऑफ लगभग 82 नंबर गया था, लगभग 82। 2017 पीएससी प्री की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ लगभग 82 के आसपास गया था। जनरल कैंडिडेट का बता रहा हूं मैं। तो ये 82 किसमें है? पेपर 1 में है। अगर आप 82 नंबर ला रहे हैं पेपर 1 में या उससे ज्यादा नंबर ला रहे हैं और पेपर सेकंड अगर आपका क्वालिफाई है, तो आपने 2017 पीएससी प्री निकाल लिया है। यही तो मतलब हुआ। कट ऑफ का मतलब क्या? 82 और उससे ज्यादा नंबर लाने वाले सारे बच्चे ने प्री निकाल लिया है, लेकिन उनका सी सेट क्वालिफाई होना चाहिए। जनरल है तो 66 नंबर मिनिमम, और ओबीसी एससी एसटी है तो मिनिमम 46 नंबर। 2018 पीएससी प्री की बात करूं तो कट ऑफ लगभग 128 के आसपास गया था, लगभग 128 के आसपास, बहुत बढ़ गया था। आप देख पा रहे हैं 82 से सीधे कहां पहुंच गया? 128 के आसपास पहुंच गया था। इसका कारण है पेपर आसान होना, पहला कारण। दूसरा कारण है कि ऑप्शन 5 से 4 होना, यह भी बहुत बड़ा कारण था। 2017 पीएससी प्री तक क्या होता था? तो 2017 पीएससी प्री तक जो ऑप्शंस होते थे प्री में, एक प्रश्न के साथ 5 ऑप्शन होते थे, एक प्रश्न के साथ 5 ऑप्शन। 2017 पीएससी प्री तक चला है ऐसा, एक प्रश्न और ऑप्शंस कितने? 5। पांचवा जो ऑप्शन होता था वो ऑप्शन होता था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हर प्रश्न के साथ ये ऑप्शन जुड़ा होता था, इनमें से कोई नहीं। अब यहां पे तुक्का मारने में तकलीफ होती है, क्योंकि 15 से 20 प्रश्न के आंसर कंफर्म 100 में से इनमें से कोई नहीं आते थे। 15 प्रश्न के आसपास ऐसे प्रश्न होते थे जिनके आंसर इनमें से कोई नहीं आते थे। तो यहाँ पे तुक्का मारने का तो जो थोड़ा मोड़ा भी चांस है वो खत्म हो गया है। और जो पहली बार बच्चे एग्जाम देते हैं वो ऑप्शन ई को टिक करने में डरते हैं थोड़ा सा। जैसे मैथ्स की बात करूं मैं, कोई प्रश्न आया, उसके ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं ऐसे 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई नहीं। कोई प्रश्न है मैथ्स का, उसके ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब आपका आंसर आया 7, आपका आंसर आया 7, इस प्रश्न का उत्तर आपने निकाला 7। 7 दिखाई दे ही नहीं रहा है। दिखाई देता तो आप मार के खुश हो जाते, भले वो गलत होता सही होता बात की बात होती। लेकिन यहाँ पे आपने उत्तर सही निकाला है, 7 सही निकाला है, लेकिन आपको इनमें दिखाई दे ही नहीं रहा है। आप पहली बार एग्जाम में बैठे हो, इसको लगाने में डर लग रहा है आपको। आपको लग रहा है मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया होगा। 2, 4, 6, 8 में से कुछ दिखता तो खुशी खुशी मार के आगे बढ़ जाते आप। आप वापस से इसको चेक करेंगे, कहीं आपने कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं किया है, वापस से आप इसको चेक करने बैठेंगे। फिर से आया 7, तब आप मारेंगे इनमें से कोई नहीं। ये पहली बार बैठने वाले छात्रों के साथ होता था ऐसा। इनमें से कोई नहीं मारने में डर लगता है पहली बार। ये ऑप्शन एकदम नया लगता है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन टिक करने में डर लगता था। छत्तीसगढ़ का कोई प्रश्न आया, मान लीजिए छत्तीसगढ़ जीएस का कोई प्रश्न आया, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछ लिया रामगढ़ की पहाड़ी कहां है? आप पढ़ेंगे सरगुजा में है, सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी। ऑप्शंस दिया है आपके पास, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, इनमें से कोई नहीं। अब आपको लग रहा है कि सरगुजा में था, मैंने पढ़ा है, लेकिन ऑप्शन में सरगुजा है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मारने में डरेंगे आप।
अगर एकदम कंठस्थ याद है तो मार देंगे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है, धुंधला याद है, तो इनमें से कोई नहीं, नहीं मारेंगे आप। इनमें से कुछ लगा के अपने उत्तर को गलत कर लेंगे। ये समस्या आती थी इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन के साथ। तो 2017 पीएससी प्री तक ऑप्शन ई हर प्रश्न के साथ होता था, पहले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी। 2018 पीएससी प्री में ये वाले ऑप्शन को हटा दिया गया। अब कितने ऑप्शन है आपके पास? 4। तो यहां समस्या खत्म हो गई। तो एक कारण ये भी था कट ऑफ इतना जंप किया था। एक कारण तो पेपर आसान था और दूसरा कारण ये था ये ऑप्शन ई हटा दिया गया, 4 ऑप्शन कर दिए गए। 2018 पीएससी प्री से कट ऑफ इसीलिए इतना जंप मारा, सीधे लगभग 50 नंबर जंप मारा। तो सोचो, लेकिन आपको समझना है ये कट ऑफ किसमें? पेपर 1 में। पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई होना चाहिए। 19 में कट ऑफ लगभग 140 के आसपास पहुंच गया था। 2019 पीएससी प्री में कट ऑफ लगभग 140 के आसपास। 2020 पीएससी प्री की बात करूं तो लगभग 105 के आसपास, 105 के आसपास। 2021 पीएससी प्री पिछले साल का पेपर, इसमें कट ऑफ 72-73 के आसपास था। इस बार जो कट ऑफ गया है लगभग 90 के आसपास बता रहे हैं, लगभग 90 के आसपास। तो ये जो कट ऑफ मैं लिख रहा हूं ये आप समझिए कि ये पेपर 1 में आ रहा है। पेपर 2 लेकिन आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जनरल है तो 66, ओबीसी एससी एसटी है तो 46। अब पिछले 3 साल का कट ऑफ देख पा रहे हैं, बहुत कम रहा है। 105, 72, 73 के आसपास गया था। इस बार 85, 90 के आसपास रहा है कट ऑफ। तो कट ऑफ इतना कम जाने का एक सबसे अहम कारण है सीसेट का पेपर। एक सबसे अहम कारण है सीसेट का पेपर। सीसेट का पेपर बहुत टफ होना, बहुत ज्यादा टफ होना, ये एक अहम कारण है पिछले 3 साल का जो कट ऑफ है ये कम होने का। मैक्सिमम बच्चे सीसेट में फेल हो गए हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड के, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो बच्चे सीसेट में फेल हो जा रहे हैं पिछले 3 साल में। पिछले 3 साल का सीसेट का पेपर उठा लो तो आपको समझ में आएगा कि लेवल क्या होता है। पूरे यूपीएससी के लेवल को फेल कर दिया है वो सीसेट में। इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक पेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आधे आधे पेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उनको पढ़ने में समय लग रहा है, बनाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो मैक्सिमम बच्चे 46 नंबर नहीं आ पा रहा है। सोचो ओबीसी एससी एसटी का 46 नंबर 200 में नहीं आ पा रहा है। ओबीसी का, एससी का, एसटी का 46 नंबर नहीं आ पा रहा है। सोचो जनरल का 66 नंबर नहीं आ पा रहा है। तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये दिक्कत आ रहा है सीसेट में। पिछले 3 साल का पेपर आप उठा के देखेंगे तो कट ऑफ कम जाने का एक कारण सीसेट का पेपर है और दूसरा कारण जीएस का पेपर भी टफ होना है। पिछले 3 सालों में जीएस के पेपर में भी लेवल आप देखेंगे तो बहुत बढ़ा दिया गया है। डीप नॉलेज की आवश्यकता हो रही है, बहुत अंदर घुस घुस के आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तथ्य बहुत अच्छी तरीके से याद करने होंगे, तब जीएस का पेपर भी आपसे बनेगा। तो ये केवल मैं इसीलिए समझा रहा था कि आपको सीसेट का स्ट्रक्चर समझ में आए कि सीसेट एक्चुअल में है क्या। तो सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। ये स्ट्रक्चर की बात हुई अभी तक। 2 घंटे समय मिलेगा आपको, 100 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, मतलब 200 नंबर का पेपर है। सही उत्तर के लिए 2 नंबर मिलेगा और गलत के लिए 0.66 आपका माइनस होगा। क्वालिफाई करना है, आप 70 लेके आओ, मैं 150 लेके आऊं पेपर सेकंड में, आप भी उसी लेवल पे हैं, मैं भी उसी लेवल पे हूं। आप भी क्वालिफाई हैं, मैं भी क्वालिफाई हूं। जीएस में जितना ज्यादा लाएंगे आपके सिलेक्शन का चांस उतना ही ज्यादा रहेगा। सीसेट में आपको क्वालिफाई करना है तो 70 लेके आओ या 170 लेके आओ, दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है। वो बात अलग है कि 170 वाला ज्यादा सेफ है, एग्जाम दे के आने के बाद 170 वाला एकदम सेफ है, उसको कोई चिंता नहीं है। 70 वाले को थोड़ा चिंता है कि 2-3 प्रश्न अगर विलोपित हुए तो मैं कहीं डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊं, वो बात अलग है। लेकिन 70 नंबर अगर आपका आ रहा है और किसी और का 170 आ रहा है तो दोनों का इंपॉर्टेंस जो है वो सेम है, दोनों का महत्व बराबर है, दोनों ही सीसेट निकाल चुके हैं। जीएस में जिसका ज्यादा होगा वो आगे, जिसका कम होगा वो पीछे। तो कट ऑफ जो मैं लिखा हूं 2017 पीएससी प्री से लिखा हूं, जब से पेपर नंबर सेकंड को क्वालिफाई किया गया है। समझ आया स्ट्रक्चर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है स्ट्रक्चर को लेके? समझ आ गया पूरा? अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। चलिए अब इसके सिलेबस पे बात करते हैं। तो सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका सिलेबस क्या है ध्यान से समझेंगे। अब सबसे पहले इसमें आपको कवर करना है गणित।
सबसे पहला भाग जो है गणित है। इसमें गणित जो आपको कवर करना है वो क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक का कवर करना है। क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक का मैथ्स कवर करना है पूरा। क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक जो भी मैथ्स आपने पढ़ा है वो सारा का सारा मैथ्स कवर करना है आपको। लेवल टफ रहेगा, ऐसा नहीं कि लेवल भी बच्चों जैसा रहेगा। छोटी क्लासेस में जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं मैथ्स के वो चैप्टर्स कवर करने हैं, लेकिन लेवल टफ रहेगा। चैप्टर्स जैसे बात करूं मैं, संख्या पद्धति सुने होंगे आप, नंबर सिस्टम बोलते हैं। लसम मस सुने होंगे, लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएफ बोलते हैं इसको। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण बोलते हैं इसको। वर्गमूल घनमूल स्क्वायर रूट क्यूब रूट बोलते हैं। घातांक और करनी, समझ आ रहा है, इंडाइसेस और सर्ट्स बोलते हैं इसको। औसत सुने होंगे आप, एवरेज। प्रतिशत लाभ हानि मतलब परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मिक्सचर मतलब मिश्रण, एलिगेशन बोलते हैं जिसको। पार्टनरशिप साझा बोलते हैं जिसको। समय दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, साथ में रेलगाड़ी मतलब ट्रेन। नावधारा मतलब बोट एंड स्ट्रीम। समय कार्य, पाइप और टंकी। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सुने होंगे ना सब, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्रमचय संचय, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं जिसको। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बोलते हैं जिसको। क्षेत्रफल आयतन मतलब जो क्षेत्रमिति पढ़े होंगे आप, मेंसुरेशन। क्षेत्रफल आयतन, क्षेत्रफल में आपको वृत्त पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है। आयतन में आपको शंकु, बेलन, गोला, घन, घनाभ, ये सब आकृतियां कवर करनी है। रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल्स, ये सारे चैप्टर्स जो है ये सारे चैप्टर्स मैथ्स के अंतर्गत आएंगे। तो क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक जो भी आपने मैथ्स पढ़ा है वही चैप्टर्स आपको यहाँ पे वापस से पढ़ने हैं, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर होगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। कुछ टॉपिक्स भी अलग आएंगे जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक्स आएंगे, उनको पढ़ने का तरीका भी अलग प्रकार से होगा, वो 9th में 10th में आपने नहीं पढ़ा होगा। चैप्टर्स लगभग वही हैं जो आपने 9th 10th क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक जो भी चैप्टर्स आपने डील किए हैं वही चैप्टर्स यहाँ पे वापस से कवर करने हैं आपको, लेकिन थोड़े से नए तरीके से। कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपको। पूरा का पूरा ऐसा सॉल्व नहीं करना है जैसे बचपने में करते थे आप, कि पूरा पेज भर के आपने प्रश्न का उत्तर निकाला है। थोड़ा सा स्मार्ट काम करना है आपको, तो वो सीखेंगे कैसे करना है वो। लेकिन मैं बता रहा कि वही चैप्टर्स आपको वापस से कवर करने हैं। इसी में एक और टॉपिक ऐड कर रहा हूं मैं, आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या को बोलते हैं डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। सुने होंगे ये डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या। इसमें 4 टॉपिक कवर करने हैं। एक है आपका पाई चार्ट, दूसरा है दंडालेख, दंडालेख को बोलते हैं आप बार ग्राफ। तीसरा है लेखा चित्र, लेखा चित्र को बोलते हैं आप लाइन ग्राफ। और चौथा है सारणियन, सारणियन को बोलते हैं आप टेबुलेशन। समझ आ रहा है? ये 4 टॉपिक्स आपको डीआई में कवर करने हैं। पाई चार्ट जिसको वृत्त चित्र भी बोलते हैं, दंडालेख बार ग्राफ बोलते हैं, लेखा चित्र लाइन ग्राफ, और सारणियन का मतलब होता है टेबुलेशन। देखे होंगे ऐसा डायग्राम, ये देखिए पाई चार्ट, एक सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखे होंगे ऐसा, एक सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बता रहा है मैंने भोजन पर कितना खर्च किया, ये बता रहा है मैंने शिक्षा पर कितना खर्च किया। डिग्री में डेटा दिया होता है, परसेंटेज में डेटा दिया होता है। अगर मैं दंडालेख की बात करूं तो एक्स और वाई एक्सिस पे आपने देखा होगा इस प्रकार के दंडालेख बने होते हैं और आंकड़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूट आंकड़ों को दर्शाने के लिए वो क्या करते हैं, बार ग्राफ को शो करते हैं। ये बताता है कि उत्पादन बढ़ा है, कम हो रहा है, मतलब एक ब्रीफ स्टडी आप कर पाए अपने उत्पादन का, अपने आय का, अपने व्यय का, अपने आयात का, अपने निर्यात का। तो एक्स और वाई एक्सिस पे आप क्या करते हैं, दंड आलेख बनाते हैं। लेखा चित्र मतलब लाइन ग्राफ, तो एक्स और वाई एक्सिस पे क्या करते हैं आप, लाइन ग्राफ बनाते हैं। सारणियन, जब डेटा बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा छोटे छोटे डेटा बहुत सारे होंगे, तो आप क्या करते हैं, टैबुलेशन के माध्यम से आंकड़ों को शो करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनका मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, समझ आ रहा है, अलग अलग विषयों में नंबर बताना है, तो डेटा बहुत ज्यादा हो गया आपके पास, तो सारणियन का यूज करते हैं।
तो आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है, पाई चार्ट है, दंड आलेख है, लेखा चित्र है, सारणियन है, ये कवर करना है आपको। तो अगर बात करूं मैं कि पीएससी ने पिछले 3 साल में कैसे ट्रेंड को चेंज किया है, इस बात को समझो। तो पिछले 3 साल में अगर डीआई का जो वेटेज है ये देखेंगे तो 4 से 5 प्रश्न का केवल रह गया है। 4 से 5 प्रश्न का डीआई का वेटेज, जो कि 2017-2018 में था 19 से 20 प्रश्नों का वेटेज। 2017 का पेपर देखिए, 19 प्रश्न पूछा गया था केवल डीआई से, 19 प्रश्न। 10 प्रश्न पूछा गया था सारणियन से, 5 पूछा गया था दंड आलेख से और 5 पूछा गया था पाई चार्ट से। करीबन 19 से 20 प्रश्न पूछा गया था 2017 में, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया। लेकिन पिछले 3 साल से पेपर का ट्रेंड को चेंज कैसे किया, उसने क्या किया, पहले वो क्या करता था, एक पाई चार्ट देता था और 5 प्रश्न पूछता था। एक पाई चार्ट दिया, उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछ लिया। एक बार ग्राफ दिया, उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछ लिया। तो आपने क्या किया, पाई चार्ट को पढ़े समझे, फटाफट 5 प्रश्नों को लगा लिए। दंड आलेख को पढ़े समझे, फटाफट 5 प्रश्नों को लगा लिए। अब वो क्या कर रहा है, एक पाई चार्ट दे रहा है और प्रश्न 1 से 2 पूछ रहा है बस। एक दंड आलेख दे रहा है, प्रश्न केवल 1 पूछ रहा है। एक सारणियन दे रहा है, प्रश्न केवल 1 पूछ रहा है। इससे पेपर क्या हो गया, लेंदी हो गया। क्यों लेंदी हो गया, आपको पाई चार्ट को पढ़ने में समझने में समय तो उतना ही लग गया ना जितना पहले लगता था, लेकिन प्रश्न केवल कितना करना है, 1 2, तो पेपर लेंदी हो जा रहा है। एक पाई चार्ट और एक दंड आलेख को मिलाकर एक ही प्रश्न पूछ रहा है बस वो। तो आपको समय ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत कम निकल रहा है। एक ही प्रश्न सॉल्व हुआ, आपने समय दिया, पहले समझे क्या डेटा है, कैसे सॉल्व करूंगा, एक ही प्रश्न बनाना पड़ा बस। पेपर लेंदी हो जा रहा है। पहले जहां बनते थे 70 प्रश्न, 60 प्रश्न, अब बन रहे हैं 30 प्रश्न, 40 प्रश्न 2 घंटे में। वही सब चीजों को मैनेज करना है। क्वालिफाई करेंगे, आसानी से करेंगे, चिंता नहीं करिए उसके बारे में, आराम से क्वालिफाई करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा सीरियस लेके इसको पढ़ना पड़ेगा। जो पहले थोड़ा सा हल्के में चलता था कि हो गया सीसेट क्वालिफाई करना है, अब वैसा माहौल नहीं है। बच्चे बराबर सीसेट को अहमियत दे रहे हैं, सीसेट को पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं सीसेट का, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पिछले 2-3 साल में यहीं से फेल हुए हैं। तो ये जो पहला सेक्शन में लिखा हूं, गणित और आंकड़ों की व्याख्या, यहां से लगभग 35 प्रश्न पूछेगा आपसे। ये पूरा मिला के लगभग 35 प्रश्न पहले सेक्शन से, लगभग 35 प्रश्न। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन आता है वो है सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। इसी को बोलचाल की भाषा में आप जो बोलते हैं रीजनिंग, इसी को बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में रीजनिंग। सुने हैं ना, मैथ्स और रीजनिंग, वही रीजनिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी को बोल रहा हूं मैं। तो जनरल मेंटल एबिलिटी, इसी को बोलचाल की भाषा में रीजनिंग बोल सकते हैं। रीजनिंग थोड़ा सा नया लगेगा आपको, क्योंकि ये बचपन में आपने पढ़ा नहीं है। मैथ्स तो आपने पढ़ा है, रीजनिंग बचपन में आपने पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा नया लगेगा ये। तो रीजनिंग का मतलब क्या, आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब दिमाग का प्रयोग करने का मतलब यहाँ पे चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे, घड़ी, कैलेंडर, दिशा ज्ञान परीक्षण, रैंकिंग, पासा, सांकेतिक भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला, बैठक व्यवस्था, सुने हैं ना ऐसा, पहली परीक्षण, सादृश्यता, वर्गीकरण, लुप्त पद श्रेणी, शब्दों का तार्किक क्रम, गणितीय संक्रियाएं, आकृतियों की गिनती, आकृतियों को पूर्ण करना, छुपी आकृति ज्ञात करना, ये सारे चैप्टर्स जो मैं बोल रहा हूं ये रीजनिंग में आएंगे। आप सुने होंगे ऐसा, बैठक व्यवस्था का प्रश्न आता है, सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, 8 लोगों को बैठाना होता है एक वृत्ताकार मेज में। सुने होंगे, कुछ कंडीशंस आपको दिया रहता है, कुछ आपको अपने दिमाग का प्रयोग करके सेट करना है। पहली परीक्षण आता है, एक पहली आपको दी रहेगी 1 पेज की, उसको पढ़ना है, उसको सुलझाना है, फिर उस पे बेस्ड प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। न्याय निगमन सुने होंगे आप, कथन और निष्कर्ष के रूप में जो प्रश्न आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, सभी शेर चूहे हैं, ऐसे कथन दिए रहते हैं, उन पे आधारित निष्कर्ष होते हैं। पीएससी क्या कर रहा है, पूरे रीजनिंग को बैंकिंग से कॉपी कर ले रहा है। वो बैंकिंग का जो एग्जाम होता है, बैंक पीओ का, सुने होंगे, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, आईबीपीएस लेता है एग्जाम को, एसबीआई लेता है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क,
आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, वहां का जो रीजनिंग है वो टफ है, वहीं से रीजनिंग को कॉपी कर रहा है पीएससी, बड़े बड़े प्रश्नों को उठा रहा है। न्याय निगमन, ये जो चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, एकदम एडवांस पैटर्न पे प्रश्न पूछ रहा है जो बैंकिंग पूछता है, ऐसे पजल दे रहा है, ऐसी पहेलियां दे रहा है जो बैंकिंग पूछता है, ऐसे बैठक व्यवस्था को दे रहा है जो बैंकिंग पूछ रहा है। बैंकिंग को बहुत हद तक पीएससी कॉपी किया है, मतलब प्रश्नों के स्तर को देखेंगे आप तो पूरा का पूरा बैंकिंग के जैसा है उसका रीजनिंग का। पहले बहुत आसान था, अब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे प्रश्न पूछ रहा है, इतना बड़ा पहेली दे रहा है कि बच्चे उसको पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको, आगे बढ़ जाते हैं। तो पढ़ने में समय भी बर्बाद किए, आधा पढ़े, उसको आधा पढ़ने में आपका 4-5 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया, उसको बनाई भी नहीं और आगे बढ़ गया। तो थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, अच्छी से पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके प्रश्न बनेंगे आपसे। तो मेहनत करेंगे तो आसान है, ऐसा नहीं कि टफ है निकाल ही नहीं सकते, बच्चे ही तो निकाल रहे हैं, कोई बाहर से आके लोग तो निकाल नहीं रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे ही तो निकाल रहे हैं पेपर को, वही तो पोस्ट ले रहे हैं, तो निकलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हल्के में चीजों को लेकर नहीं चल सकते आप। लगभग 30 प्रश्नों का वेटेज है इसका, लगभग 30 प्रश्न, रीजनिंग के लगभग 30 प्रश्न, एक दो ऊपर नीचे होते हैं कभी कभार। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान, निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान, समस्या का समाधान, इसको बोलते हैं डीएमपीएस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं इसको। अब ये क्या है, तो एग्जाम निकालने के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक से दो ही प्रश्न इसमें पूछता है, तो एग्जाम निकालने के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वापस से बोल रहा हूं मैं, एग्जाम निकालने के लिए सीजीपीएससी प्री में सीसेट निकालने के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक से दो प्रश्न पूछता है। लेकिन आगे चलकर जब आप बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, डीसी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, जब आप इन पदों पर जाएंगे, यही काम तो करना है आपको, डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में होगी। जिस डिवीजन में आप रहेंगे, मान लीजिए आप बनते हैं डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद आपको एसडीएम का पोस्ट मिल जाता है, एसडीएम सुने होंगे ना, मतलब एक डिवीजन आपके हाथ में है, तो वहां पे आपको डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी आपके हाथ में। तो ये जो चीज है ये काम आएगी पोस्ट मिलने के बाद, बहुत काम आएगी। इसके अलावा इंटरव्यू जब देंगे आप, तीसरा चरण जो होता है वो पीएससी का क्या होता है, इंटरव्यू का। इंटरव्यू देंगे तो यहां से प्रश्न बनेंगे इंटरव्यू में बहुत सारे, लगभग 60% से 70% आपका जो इंटरव्यू होता है वो इसी पे चलता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंडीशंस दे देगा आपको, आप अधिकारी बन गए हैं, ये समस्या पैदा हो गई, क्या करोगे आप ये बन गए हैं, ये समस्या पैदा हो गई, क्या करोगे आप, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस। पीएससी में कैसे प्रश्न आएंगे, आपको बोल देगा आप किसी जिले के डीएम हैं, सुने हैं डीएम क्या होता है, चलो कलेक्टर हैं आप, कलेक्टर सुने होंगे आप किसी जिले के कलेक्टर हैं, अचानक से उस जिले के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, बरसात इतनी ज्यादा हो रही है, उस जिले में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, आप क्या कदम उठाएंगे, क्या कार्यवाही करेंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। आप किसी जिले के डीएम हैं और आप क्या किए, किसी स्कूल के निरीक्षण में पहुंच गए और आपको दिखा कि वहां पे जो शिक्षक हैं वो रेगुलर नहीं है, या फिर जो योजनाएं चल रही हैं, मध्याह्न भोजन की योजना चलती है, जो बच्चों को भोजन दिया जाता है निःशुल्क सरकारी स्कूलों में, वो सही नहीं चल रहा है, भोजन वहां का अच्छा नहीं है, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, ऐसे प्रश्न आते हैं। आपके अधीनस्थ कोई अधिकारी घूस लेता पकड़ा गया है तो आप क्या कदम उठाएंगे, ऐसे प्रश्न आपको पीएससी में दिखाई देंगे। तो एग्जाम निकालने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक से दो ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन इंटरव्यू में जाएंगे और पोस्ट मिलने के बाद यही सब काम करने हैं आपको। तो आपको यहां सीखना होगा, पढ़ाऊंगा आपको, यहां सीखना होगा कहां पे तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है। जैसे एग्जांपल के लिए बाढ़ वाली स्थिति में तुरंत आपको एक्शन लेना है, समझ आ रहा है, फोर्सेस भेजनी है, राहत सामग्री भेजनी है, लोगों को शिफ्ट करना है, लेकिन घूस वाले मामले में थोड़ा सा विलंब कर सकते हो, कमेटी बैठा के जांच कर सकते हो कि सही में ये जो बात घूस की है ये सही है या नहीं है, और सही है तो जो विधिक कार्यवाही है वो आप करेंगे।
तो कहां पे तुरंत आपको एक्शन लेना है, कहां पे थोड़ा सा विलंब कर सकते हैं, ये चीजें आपको सीखनी होंगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम निकालने के लिए, फैक्ट अगर बताऊं मैं तो एग्जाम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सी सेट को निकालने के लिए। और दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं आप, दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे आप, ये दो तो मैं करूंगा ही नहीं। मतलब ऐसे ऑप्शंस रहेंगे कि आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा कि ये काम तो नहीं करता यार मैं। अब जैसे बाढ़ वाले प्रश्न में एक कमिटी बैठाएंगे, बातचीत करेंगे, उसका कुछ हल निकालेंगे, ऐसा काम तो करेंगे नहीं आप। बाढ़ अगर आई है तुरंत आप एक्शन लीजिए, तुरंत फोर्सेस भेजिए, लोगों को शिफ्ट करिए, लोग डूब जाएंगे, घर पूरे बर्बाद हो जाएंगे, तब आप थोड़ी भेजेंगे फोर्स को। तो ऑप्शंस पढ़ के दो तीन ऑप्शंस तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर लोगे, तो एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपका पहला प्रायोरिटी क्या है? एग्जाम निकालना। आपका पहला जो प्राथमिकता है वो एग्जाम निकालना ही है, तो एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे इसको। अगला जो सेक्शन है वो है संचार तथा पारस्परिक कौशल। संचार तथा पारस्परिक कौशल, संचार तथा पारस्परिक कौशल, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल बोलते हैं इसको, संचार तथा पारस्परिक कौशल। वापस से बोल रहा हूं एग्जाम निकालने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। 2019 से तो पूछा ही नहीं आज तक इसको, 2019-20 से तो इसको आज तक पूछा ही नहीं है। संचार और पारस्परिक कौशल से प्रश्न एक आध दो पूछा भी होगा तो पूछा होगा, यहां से प्रश्न बनते ही नहीं आजकल। पहले तो बनते थे 4-4 5-5 प्रश्न। तो एग्जाम निकालने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संचार जो है ये तो हमेशा आपके साथ चलेगा। आप प्राइवेट जॉब में हो चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, संचार के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। अगर मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं मतलब मेरा संचार ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपका संचार भी ठीक है। आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे लिख रहे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूं, सब क्या है? संचार का हिस्सा है। समझ आ रहा है? कौशल आपके में होना चाहिए, क्योंकि आप जब डीसी बनेंगे, बड़े बड़े पदों पर जाएंगे तो आप में वो क्षमता होनी चाहिए, आप उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कर पाए। लोगों की सेवा करने के लिए ये पदों का सृजन हुआ है। ये जो पद है इनका सृजन लोगों की सेवा को ध्यान में रखकर किया गया है, लोगों की सेवा को ध्यान में रखकर। समझ आ रहा है? उनकी उन्नति करनी है आपको, उस क्षेत्र को विकसित करना है, तो उसके लिए नई नई योजनाओं को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, नई नई चीजें सोचनी पड़ेंगी। कैसे उस क्षेत्र का, शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो कैसे उस क्षेत्र का शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके। आप देखे होंगे अलग अलग जिले में जो कलेक्टर होते हैं वो योजनाएं लाते हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए योजनाएं लाते हैं, मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं उनको। देखे होंगे आप अलग अलग जिलों में ऐसा होता है। आपको भी यही सब करना है, कैसे उस क्षेत्र की उन्नति की जाए हर क्षेत्र में। मतलब कि चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपको सोचनी है उस क्षेत्र की उन्नति, तो आप में कौशल होना चाहिए। तो ये सब चीजों की डिमांड होनी चाहिए एक अच्छे अधिकारी में। एग्जाम निकालने के लिए वापस से बोल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आएगा आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, इसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अनसिन पैसेज सुने होंगे ना, अपठित गद्यांश, अनसिन पैसेज। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सीजीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पिछले 5 साल में पूछा ही नहीं प्रश्न यहां से। लेकिन यूपीएससी का पेपर देखना आप, यूपीएससी का भी तो सेम पैटर्न है सीसेट का। यूपीएससी का सीसेट में कुल 80 प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होता है, मतलब 200 नंबर का पेपर सीसेट का यूपीएससी में भी होता है। अपठित गद्यांश के 15 से 20 प्रश्न कभी कभी दिख जाएंगे आपको, 15 से 20 प्रश्न 80 में से। अपठित गद्यांश का इतना वेटेज होने का कारण क्या है? इसका कारण ये है, अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है? एक गद्यांश दिया रहेगा, उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिखेंगे। ये करता क्या है? आपके में एकाग्रता को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ाता है। क्योंकि अनसिन पैसेज का मतलब क्या? पैसेज को पढ़ने का आदत डालेंगे आप तो आपकी में एकाग्रता क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे आप देखे होंगे जो बुक्स बहुत पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, उनमें एकाग्रता बहुत होती है। तो अनसिन पैसेज करता क्या है? आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। और आप जब बड़े बड़े पदों में जाएंगे तो आपको फाइल्स तो पढ़नी है बड़ी बड़ी, इन फाइल्स को पढ़ना है आपको, बड़ी बड़ी फाइल्स पढ़नी है। उन फाइल्स में कुछ मैसेज छिपा होगा, वो मैसेज निकालना है। उन फाइल्स को पढ़ के आपको एक डिसीजन में पहुंचना है। तो ये सब काम कौन करेगा? तो ये सब काम करेगा अपठित गद्यांश, आपकी एकाग्रता में वृद्धि करेगा ये।
एकाग्रता को बढ़ाएगा ये आप। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे सीसेट में नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चंस मिलते ही नहीं है। मेंस में है, मेंस का पेपर 1 में आप देखेंगे, मेंस का पेपर 1 क्या चीज का है बताए होंगे सर? लैंग्वेज का है ना। लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में भी आपको अपठित गद्यांश मिलेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको अपठित गद्यांश मिलेगा। समझ आ रहा है? इसको करने का तरीका क्या होता है, पहले पूरी एकाग्रता के साथ इसको पढ़ा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के बच्चे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद पैसेज में जाते हैं। यही तो करते हैं आप लोग भी, सब तो यही करते हैं ना, सब बचपन से यही करते हैं। मैं भी यही करता हूं। अभी मेंस का एग्जाम था, यही किया जाता है। अभी जून में मेंस का एग्जाम था, मैंने भी यही किया है। पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं यहाँ के बच्चे, देखते हैं ये लाइन कहाँ पे छिपा हुआ है, उस लाइन में सीधे आते हैं, आंसर उसके आसपास खोजते हैं। फिर यही तो करते हैं बचपन से आप लोग भी। 9th में 10th में दिए होंगे ना अनसीन पैसेज को, सॉल्व किए होंगे। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, ये लाइन कहाँ लिखा है खोजते हैं, उसके बाद पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, पैसेज क्या चीज का है, क्या सीख दे रहा है, किस टॉपिक का है। आप पहले इस लाइन को खोजो, ये लाइन कहाँ लिखा है, ये रहा लाइन, अब इसके आजू बाजू वाले को टिप दो वहां पे, ये आंसर हो गया आपका। ऐसा चलता है। आप यूपीएससी के पैसेज को उठा के देखना एक आध बार, यूपीएससी के पैसेज को, उसके बाद प्रश्न को पढ़ना। ये लाइन कहीं मिलेगा ही नहीं इसमें, समझ आ रहा है? ये लाइन कहीं मिलेगा ही नहीं इसमें। कहने का मतलब आपको पैसेज का भाव समझना है, पैसेज क्या बता रहा है, पैसेज में क्या छिपा हुआ है, पैसेज का भाव क्या है। लाइन ऐसा मैच करने बैठोगे तो यूपीएससी का पैसेज में लाइन ही मैच नहीं होता है। ये लाइन खोजना है, लाइन मिलेगा ही नहीं कहीं, ऐसे पैसेज आते हैं उसमें। तो पैसेज को पढ़ के उसके भाव को समझना है, पैसेज क्या जानकारी दे रहा है, किस बारे में है। खैर छत्तीसगढ़ में जो पीएससी होता है, सीजीपीएससी, उसमें आपको उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्रता वगैरह बाद में बढ़ाएंगे, पहले सिलेक्शन तो हो जाए। यहाँ के बच्चों का प्राथमिकता ये रहता है, बाद में देखेंगे कैसे डिसीजन लेना है, बाद में अपने कम्युनिकेशन को ठीक कर लेंगे, पहले सिलेक्शन तो हो जाए, पहले बन तो जाए डीसी डीएसपी, उसके बाद बढ़ाएंगे एकाग्रता को। और बढ़ भी जाती है, पहले पोस्ट तो मिले। कहीं एकाग्रता बढ़ते गई पोस्ट मिल ही नहीं रहा है, केवल एकाग्रता ही बढ़ा बढ़ा के क्या करोगे। तो प्राथमिकता आपका पोस्ट लेना ही है, एकदम सिंपल सी बात है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना। क्या आवश्यकता है वो पढ़ना है आपको, अननेसेसरी पढ़े जा रहे हो। अब सीजीपीएससी के सीसेट में आता ही नहीं है ये, 5 साल हो गए नहीं आया है ये, अब इसी का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये तो बढ़ जाएगा आपका, ये तो आपका बढ़ेगा, लेकिन पीएससी नहीं बढ़ेगा आगे आपका, प्री में ही अटके रहोगे आप, प्री नहीं निकल रहा है आपका। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। तो पीएससी प्री के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस कराऊंगा इसका। लास्ट में आता है आपका भाषा, लैंग्वेज, भाषा। भाषा में हिंदी भाषा, भाषा में आता है हिंदी भाषा और दूसरा है छत्तीसगढ़ी भाषा। हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, ये दो भाषाएं आपकी प्री में सीसेट में दिखाई देंगी। लगभग 30 से 35 प्रश्न पिछले 3-4 सालों में यहां से दिखाई दिए हैं। इसका भी अच्छा वेटेज पिछले 3-4 सालों में हो चुका है, 30 से 35 प्रश्न। हिंदी भाषा मतलब हिंदी व्याकरण जो पढ़े होंगे ना आप, स्वर व्यंजन पढ़े हैं ना, क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम संधि समास उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी का एकार्थी मुहावरे कहावतें पत्र लेखन वगैरह जो पढ़े हैं ना, सब कुछ है हिंदी भाषा का विकास। वही चीजें छत्तीसगढ़ी भाषा में भी आपको पढ़नी है। तो 30 से 35 प्रश्न आता है। तो ये है आपका सी सेट, देख पा रहे हैं। इसको मैथ्स और रीजनिंग का पेपर जनरली बोल देते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज अगर आप देखेंगे तो लगभग 70 प्रश्न आपको, 65 से 70 प्रश्न आपको मैथ्स और रीजनिंग से ही मिलते हैं। मैथ्स और रीजनिंग से लगभग 65 से 70 प्रश्न मिलते हैं। 2016 पीएससी प्री देखेंगे तो 83 प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग से, 83 100 में से 17 प्रश्न केवल पूछे गए थे लैंग्वेज के 2016 पीएससी प्री में। लेकिन पिछले 3-4 सालों से आप देखेंगे तो आपको 30 से 35 प्रश्न लैंग्वेज का मिल रहा है, कभी हिंदी ज्यादा कभी छत्तीसगढ़ी ज्यादा। कोई फिक्स नहीं है कि आधे हिंदी आधे छत्तीसगढ़ी, कभी हिंदी ज्यादा कभी छत्तीसगढ़ी ज्यादा। इस साल छत्तीसगढ़ी बहुत ज्यादा दिया था, 34-33 प्रश्न आए थे, जिसमें से 25 प्रश्न लगभग छत्तीसगढ़ी भाषा के थे, छत्तीसगढ़ी भाषा।
तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी सीखनी है। आती है बोलने? आती होगी ना? नहीं आती है क्या? सीखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि मेंस में भी काम आएगा। मेंस में 50 नंबर का है छत्तीसगढ़ी भाषा ना, पेपर 1 में देखेंगे आप, छत्तीसगढ़ी भाषा है 50 नंबर का। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश आते हैं उसमें, 5 छत्तीसगढ़ी के वर्ड लिखे होंगे, छत्तीसगढ़ी के शब्द लिखे होंगे 5, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं। 5 हिंदी के शब्द लिखे होंगे, उनको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। 10 नंबर का तो यही आ गया। 4 आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा हिंदी में, उनको छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करना है। समझ आ रहा है? मैं कार्यालय में उपस्थित हूं, इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? ऐसे प्रश्न आते हैं। मुझे आ जाने में थोड़ी देरी हो जाएगी, इसको छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखेंगे? 4 ऐसे स्टेटमेंट आते हैं 8 नंबर के। 18 नंबर तो ये हो गया 50 में। इसमें आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का पूरा पूरा यूज मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी सीखिए, और बोलनी है छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। शर्म तो नहीं आती ना बोलने में? छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने में शर्म तो नहीं आती किसी को? तो आपको बोलनी है छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने में शर्म कैसी? लोग नहीं बोल देते अरे क्या देहाती टाइप की बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ी तो बोलेंगे ना यार। हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी भी आनी चाहिए। तीनों भाषाएं आपको आनी चाहिए, हिंदी भी, छत्तीसगढ़ी भी और इंग्लिश भी। बन जाएगा यहाँ तक? समझ आ रहा है क्या है वेटेज, कहां से कितना पढ़ना है आपको? तो मेनली आपको कवर करना है मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज। इन तीनों को पढ़ाऊंगा, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम निकालने के लिए, लेकिन एग्जाम के बाद बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इनका। यही सब काम करना है यार। फाइल्स को रीड करना है, फाइल्स पहुंचाना थोड़ी है आपको। समझ आ रहा है? फाइल्स को रीड करना है, फाइल्स पहुंचाना नहीं है कि आप फाइल ले लेके दौड़ रहे हो इस रूम इस रूम इस रूम उस रूम। ऐसा नहीं करना है। फाइल पहुंचाने वाले रहेंगे आपके लिए, आपको फाइल्स को पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी आपको। बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़े ड्रीम पोस्ट हैं सब, सपने में आती हैं। डीसी बन जाएं, डीएसपी बन जाएं, समझ आ रहा है? अकाउंट ऑफिसर बन जाएं, एडी बन जाएं, ये सब सपने में आती हैं पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट है। स्टेट पीएससी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एग्जाम है। तो पेपर सेकंड समझ आ गया, स्ट्रक्चर क्या है और सिलेबस क्या है। थोड़ा सा और देख लीजिए, बस 5 मिनट और लूंगा बस। मेंस में बता दूं मैं कितना मैथ्स और रीजनिंग कवर करना है आपको, कहां पे है और क्या क्या कवर करना है। सीजीपीएससी मेंस, इसके बारे में सर ने बताया होगा। 7 पेपर होते हैं, 200 नंबर के होंगे, 1400 नंबर का होगा। पेपर 4 के बारे में सर ने बताया होगा, बताए हैं क्या? पेपर 4 का जो भाग 2 है, ये होगा आपका मैथ्स और रीजनिंग का भाग। पेपर 4 का भाग 2 है, ये आपका मैथ्स और रीजनिंग का भाग है, जहां से 50 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 50 अंक का पेपर 4 का भाग 2 मैथ्स और रीजनिंग का भाग है, जहां से 50 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा, मतलब लिखना होगा, बताया होगा सर ने ये भी। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी ना, धीरे धीरे आपको मेंस का पूरा सिलेबस याद होगा, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। बहुत बड़ा सिलेबस है, पहाड़ के जैसा है पूरा सिलेबस ये, धीरे धीरे बैठेगा आपके दिमाग में। लेकिन बैठाना है, सिलेबस एकदम धीरे धीरे बैठ जाएगा। यहां से 2 नंबर के, 4 नंबर के, 8 नंबर के और 10 नंबर के प्रश्न आएंगे भाग 2 से। अब क्या क्या है मैथ्स और रीजनिंग में, तो एक बात समझना, ये पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग तो है, मेंस में बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा है, ये तो पूरा है जितना यहां बताया, पूरा मैथ्स प्लस डीआई, और ये पूरा का पूरा रीजनिंग, ये पूरा है भाग 2 में पेपर 4 के। इतना तो कवर करना है, प्लस इसके अलावा बता रहा हूं कुछ चैप्टर्स और हैं। जैसे बात करूंगा मैं बैंकिंग, बैंकिंग मतलब अलग अलग प्रकार के खातों में ब्याज की गणना करनी है। बचत खाता सुने होंगे, सावधि जमा खाता सुने होंगे, सेविंग अकाउंट सुने हैं ना, फिक्स डिपॉजिट सुने होंगे, आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट सुने होंगे। उन खातों में ब्याज की गणना करनी है, ये चैप्टर है। आयकर की गणना, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, आयकर की गणना, आपकी आय मान लो साल में 10 लाख रुपए है, तो आपको कितना टैक्स पटाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। बचत करता है, दान भी देता है वो, शिक्षा उपकर भी देना पड़ता है, सुने हैं, एजुकेशनल फीस देना पड़ता है, ये अधिभार भी देना पड़ता है, कभी कभी सरचार्ज बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कैसे आयकर निकालेंगे, उसको बोलते हैं आप आयकर की गणना। ये है आपका, केवल मेंस में है, ये प्री में नहीं है।
तो मेंस में जो प्री में पढ़ेंगे वो पूरा मैथ्स और रीजनिंग तो है, वहां से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, लिखा रहे कि मत लिखा रहे। मेंस का सिलेबस देखेंगे तो इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, लेकिन प्रश्न पूछता है। तो मैं ये बोल रहा कि ये पूरा का पूरा तो कवर करना है। उसके अलावा बैंकिंग आयकर की गणना, माध्य माध्यिका बहुलक सुने हैं ये, मीन मीडियन मॉड सुने होंगे ना बचपन में, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। माध्य माध्यिका बहुलक ये पढ़ना है अलग से। वैदिक गणित ये पढ़ना है, अगर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े होंगे तो वैदिक गणित भी पढ़े होंगे, पढ़े हैं क्या? सरस्वती शिशु मंदिर वाले पढ़े होंगे, आजकल तो सब में कर दिया मेरे ख्याल से ये, लेकिन जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मैथ्स में उनको वैदिक मैथ्स पढ़ना पड़ता था, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना वही सब है, लेकिन वैदिक विधि से। शॉर्टकट्स जो पढ़ते हैं ना, यूट्यूब में देखते हैं आप, फेसबुक में देखते हैं, शॉर्टकट्स वो क्या है? वैदिक मैथ्स ही है, वो है इसमें। पूछता है यहां से प्रश्न, गणितज्ञों की जानकारी, गणितज्ञों की जानकारी में आपका आर्यभट्ट की जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्या योगदान है, कहां पैदा हुए, माता का नाम, पिता का नाम, बचपन का नाम, कंट्रीब्यूशन मैथ्स में क्या रहा उनका, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, रामानुजन सुने हैं ना, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 10 नंबर का एक प्रश्न आता है यहां से मेंस में, 10 नंबर का 2 प्रश्न आता है जिसमें एक करना होता है, एक कंफर्म यहां से आता है गणितज्ञों की जानकारी से। इसके अलावा परिमेय संख्या को थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे मेंस में, परिमेय संख्या के प्रश्न मिलते हैं। समानुपात को थोड़ा सा मेंस में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके प्रश्न मिलते हैं आपको, ये अलग से कवर करना है आपको मेंस में। बाकी प्री का जो पढ़े हैं वो तो आएगा ही, यहां से ये चैप्टर्स और ऐड हो जाएंगे। समझ आ रहा है? ये पूरा का पूरा इसको मत छोड़ना, ये तो आएगा ही यहां से। 35 नंबर का 50 में तो यहीं से पूछ लेता है आजकल, पिछले 2 साल का पेपर देखेंगे तो 50 में 35 नंबर का तो यहीं से पूछ ले रहा है वो, 10-15 नंबर का ये वाले सेक्शन से पूछ रहा है। तो ये पीएससी प्री का हो गया और ये मेंस का। तो मेंस में ये तो है, साथ में वो पूरा का पूरा जो बोल रहा था मैं, ये मैथ्स और रीजनिंग पूरा का पूरा, ये मैथ्स और ये रीजनिंग पूरा का पूरा। समझ आ रहा है? हाँ कंफर्म, लगभग हर बार पूछा है आज तक। 18 से चेंज हुआ है मैथ्स का पैटर्न, 2018 से चेंज हुआ है, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल हो गया। ये जो पैटर्न है मेंस का 2018 से नया आया है, पहले अलग था। पहले 200 नंबर का मैथ्स आता था, एक सेपरेट पेपर, पेपर नंबर 6, अब उसको हटा दिया है। 18 से लेके अभी तक जय बार एग्जाम हुआ है, हमेशा वो पूछा है। 2021 का जो पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें गलती से देना भूल गया वो, 10 नंबर में एक ही प्रश्न दिया वो, 2 देता है, 2 में 1 करना होता है, एक ही दिया बस वो। तो फिर वो क्या किया, बोनस नंबर दिया 10 के 10, सबको 10 में 10 नंबर मिला, क्योंकि पैटर्न जो है वैसा देना पड़ेगा आपको। 10 नंबर का 2 प्रश्न आपको देना ही पड़ेगा मैथ्स में, जिसमें से एक करना होता है। 2021 पीएससी मेंस की अगर मैं बात करूं, पिछले साल जो मेंस हुआ था, इसमें एक तो देना भूल गया वो गणितज्ञों को, जनरली गणितज्ञ ही देता है, देना भूल गया वो, बोनस नंबर दिया सबको 10-10, सबको 10-10 नंबर दिया बोनस। तो अभी तक जय बार एग्जाम हुआ है, तय बार आप देखेंगे तो आपको दिखेगा गणितज्ञ का प्रश्न पूछा है 10 नंबर का, इस बार पूछा था, तो हर बार पूछा है। तो प्री और मेंस इतना है, पढ़ेंगे कल से, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, बेसिक चीजें सिखाऊंगा, बेसिक कंसेप्ट पे काम करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ही सीखना है आपको, बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। प्रॉपर नोट्स बनाना, प्री प्लस मेंस का साथ में कवर कराऊंगा। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो प्री में और मेंस में जितना है साथ में देखेंगे उसमें, तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी। यही पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग, यही पूरा का पूरा व्यापम में काम आएगा। व्यापम के एग्जाम्स तो बिना मैथ्स और रीजनिंग के आप निकाल ही नहीं सकते, सुने भी होंगे आप। 30 नंबर का मैथ्स, 15 का रीजनिंग, ऐसे आता है 150 में से। अभी महिला पर्यवेक्षक होने वाला है, 100 में से 35 प्रश्न आने हैं मैथ्स और रीजनिंग के। तो व्यापम के एग्जाम्स तो बिना मैथ्स और रीजनिंग के निकलते ही नहीं है। एसएससी में भी यही काम आएगा, एसएससी में 100 में 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग का, बैंकिंग में 100 में 70 प्रश्न, रेलवे में 100 में 60 प्रश्न। सेंट्रल के एग्जाम तो भूल ही जाओ बिना मैथ्स और रीजनिंग के, और यही मैथ्स यही रीजनिंग है। प्रोसीजर भी देखेंगे, शॉर्टकट्स भी देखेंगे, शॉर्टकट्स पढ़ाऊंगा लेकिन प्रोसीजर के साथ,
पहले प्रोसीजर बताऊंगा, वहीं से निकालेंगे शॉर्टकट। आपको एक भी लेक्चर में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने चीजों को याद किया है, आपने समझा है एक एक चीज को, ऐसा पढ़ाऊंगा। आपको केवल नोट्स बनाना है और रेगुलर आना है। आप नोट्स बनाइए और रेगुलर आइए, कहीं पे समस्या नहीं होने वाली किसी भी चीज की। और सारे फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव हैं, गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसा एग्जाम है जहां पे गाइडेंस आपको चाहिए रहेगा। केवल पढ़ने से एग्जाम निकलेगा नहीं, है ऐसा एग्जाम है। जितने फैकल्टीज हैं वो सब एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत बार मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू तक जा चुके हैं, व्यापम के एग्जाम्स निकाल चुके हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अपडेटेड हैं। सबसे बड़ी बात तो वर्तमान के पैटर्न के साथ में हर साल के मेंस के पेपर को देखते हैं, वो पूरा एनालिसिस करते हैं, कॉपी निकलवाते हैं अपनी आरटीआई के माध्यम से। आजकल तो पीएससी मेल ही कर देता है, पूरा बच्चों को दिखाते हैं। आपको दिखाऊंगा मैं मेंस की कॉपी, मेंस की कॉपी आपको दिखाऊंगा मैं, कैसे लिखा जाता है मेंस में, कैसी कॉपी मिलती है, पूरी कॉपी दिखाऊंगा आपको। तो बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी आपको, बहुत शानदार तरीके से, कहीं पे कमी कहीं पे नहीं लगेगी आपको। गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा, जब चाहे जिस फैकल्टी से चाहे बात कर सकते हैं आप, क्योंकि बिना बात के एग्जाम नहीं निकलेगा। अनुशासन के साथ पढ़ना है, इसका ये मतलब नहीं कि आए पढ़े और चल दिए, किसी से बात नहीं करना है। बिना बात के एग्जाम निकलेगा ही नहीं है। 9th-10th का एग्जाम नहीं है ये, इस बात का ध्यान रखना। सिलेबस 9th-10th का जरूर है, लेकिन एग्जाम 9th-10th का नहीं है। इस एग्जाम के लिए गाइडेंस चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। केवल बुक से एग्जाम निकलता तो फिर मार्केट में बुक अवेलेबल है, उसको पढ़ के एग्जाम निकाल लेते सब। केवल पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा, ये पढ़ाई के साथ साथ में आपको प्रॉपर गाइडेंस, एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छी दिशा में तैयारी करनी है, तो वो दिशा आपको यहाँ बताई जाएगी। तो कल से स्टार्ट करेंगे मैथ्स का पहला और बेसिक चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, कल से पढ़ाऊंगा आपको। रेगुलर आइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, समस्या कहीं पे नहीं आएगी आपको। इसको अपने परिवार के जैसा ही समझिए। उड़ान का जो संस्था है, संस्था तो है ही नहीं है, इसको परिवार के जैसा समझिए। जैसे परिवार में आप रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे स्टाफ जो है, फैकल्टी जो, उनसे बात कर सकते हैं आप। गाइडेंस आपको चाहिए रहेगा यहाँ पे। सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, लगातार मेहनत करनी है बस आपको, इसमें निकलेगा एग्जाम। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 1.5 साल 2 साल में एग्जाम निकाल के बैठे हैं। 1.5 साल करीबन आपको कड़ी मेहनत करनी है, उसके लिए तैयार हो जाइए, दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिलेबस बहुत आसान है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे देखेंगे बहुत आसान सिलेबस है। बड़ा बहुत है, पहाड़ के जैसा सिलेबस है, लेकिन आसान भी बहुत है। उसके लिए आपको केवल रेगुलर पढ़ाई के साथ जुड़े रहना है, एग्जाम में कहीं पे समस्या आपको नहीं आने वाली है। चलिए, तो कल से स्टार्ट करेंगे। कुछ प्रश्न है किसी का? कुछ मन में है किसी के प्रश्न? कुछ नहीं है? धीरे धीरे आएंगे प्रश्न, धीरे धीरे आएंगे प्रश्न। वो इतना बड़ा सिलेबस है, वो धीरे धीरे आएगा। एक कुछ बातें तो समझ आई होंगी आज, कैसे देना है एग्जाम, कितने चरण होंगे, क्या क्या कवर करना है, मोटे मोटे तौर पे तो आया होगा। धीरे धीरे आएगा, महीना भर पढ़ेंगे लगातार, तब आएगा कि हाँ अच्छा पीएससी ये है एक्चुअल में। अभी तो केवल आओ, जो बता रहे हैं उसको पढ़ते रहो बस। महीना भर परेशान मत हो, महीना भर में चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। पीएससी क्या है, पीएससी क्या देगा, हमसे क्या लेगा पीएससी, सब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, कल से स्टार्ट करते हैं फिर।